जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों परसों से एएलपी का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी का 10th का दोस्तों सारा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वो चैप्टर को या टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से ये वीडियो को देख पाएंगे। आज आसानी से इस वीडियो को आज आप देख पाएंगे। जैसे कि दो चैप्टर दोस्तों जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला क्या हो जाता है, एक लाइट लाइट से संबंधित यानी कि प्रकाश और परावर्तन और अपवर्तन। और दूसरा चैप्टर कौन सा हो जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टॉपिक या चैप्टर की बात करें कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो टॉपिक जो हो जाता है दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों टॉपिक का दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दोनों वीडियो को बना दूं और मैं अपलोड कर दूं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और साइन यानी कि एनसीईआरटी के माध्यम से जितने भी टॉपिक है सारा का रिवीजन करेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, जो लाइट का चैप्टर है सारा क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है। क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो जो फोकस होता है वो त्रिज्या से दोगुना होता है। अगर फोकस यहाँ पे निकालना होगा तो इस 2 को बराबर किस पर ले आएंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाएगा। दो फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। जब फोकस दिया होगा तो जब फोकस दिया होगा तो त्रिज्या को निकाल पाएंगे, और जो त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस कितना हो जाएगा, बट्टा 2 करेंगे तो फोकस यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का। कौन सा, सी नंबर का। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरी माध्यम में प्रकाश के संचरण की दिशा बदल बदल जाती है। इससे किस परिघटना के रूप में जाना जाता है, इसे किस परिघटना के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे एक यहाँ पे क्या है, एक शीशा है या तो पानी है, शीशा है। ये क्या है दोस्तों, मान लेते क्या है, यहाँ पे एक शीशा है, शीशा या तो एक मिरर है पारदर्शी, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। शीशा है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों एक लाइट इधर से आया, क्या होता है, एक लाइट आता है। तो ये लाइट जो होता है, और ऊपर हमारा क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल जो होता है यानी जिसका डेंसिटी कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विरल माध्यम। जिसका डेंसिटी कम होता है या घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। और जिसका डेंसिटी या घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहा जाता है, उसे सघन माध्यम। या तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसिटी इसका क्या है, शीशे का ज्यादा है। तो डेंसर मीडियम। तो जब ये लाइट पास करेगा प्रकाश, तो ये एक्चुअली में जाना किधर चाहिए, ये इधर यहाँ पे सीधा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाएगा तो या तो एक एक दूसरे के, ये हमने खींचा सो क्या, ये अभिलंब है। तो या तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो ये अब क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाला क्या हमारा विरल माध्यम, यानी कि नीचे का, ऊपर का डेंसिटी कम है, नीचे का डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि सघन माध्यम है। तो डेंसिटी इसका अधिक होने के कारण स्पीड क्या होगा, लाइट का कम हो जाएगा, चाल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो चाल जब कम हो जाएगा और ये सीधे ना जा करके ये अविलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि ये इधर झुक जाएगा। जाना तो इसको इस दिशा में चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये इधर झुक जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अविलंब है, अविलंब जिसे नॉर्मल भी कहते हैं, अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, अपवर्तन कहा जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। परावर्तन की बात करें दोस्तों, तो परावर्तन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट इधर से आया और ये इसी माध्यम में टकरा कर वापस आ गया, इसी माध्यम में, जिधर से लाइट आया उसी माध्यम से लाइट परावर्तित होके क्या हो गया, वापस उसी माध्यम में चला गया, यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। तो वो हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन की बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वायुमंडल में क्या है दोस्तों, बहुत सारे धूल कण है। तो जब प्रकाश की किरणें आती है तो उस वायुमंडल के धूल कण से टकराती है। तो धूल कण के टकराने से जो प्रकाश की लाइट है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है।
क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। ध्रुवीकरण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए लाइट को हम क्या जानते हैं, जो प्रकाश हमारा है हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे कोई क्या है, दीवार है, यहाँ पे क्या है, कोई दीवार है, तो ये यहाँ से लाइट हमारा आया, तो क्या ये लाइट को पता है क्या दीवार है, तो ये लाइट क्या इधर से इधर मुड़ के इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब कोने से लाइट क्रॉस करता है तो वो ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन का, यानी कि दोस्तों जहां पे लाइट को भेजा जाता है तो वो ध्रुवीकरण के रूप में जाना जाता है। जब एनसीईआरटी सिलेबस में करेंगे दोस्तों तो पूरा डिटेल से हम उसके बारे में कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंगों और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है। यह कौन सा नियम है, यह कौन सा नियम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हम समझेंगे। अभी हमने क्या देखा कि जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है, जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, वो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा या तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो ये जो जिधर से किरण आता है तो वहां पे अभिलंब के साथ जो किरण कोण बनाता है वो इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल। ये क्या है, आपतित कोण है, तो आपतित किरण है, तो आपतित कोण लिख देता हूं दोस्तों, ये हमारा क्या है, आपतित कोण हमारा क्या है दोस्तों, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, आपतित कोण होगा। आपतित कोण, कोण किसको बोलते हैं दोस्तों, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपतित कोण कहलाता है। और जो अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच में अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण है ये, अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिवर्तित कोण। अपरिवर्तित कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, अपरिवर्तित कोण यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, अपरिवर्तित कोण या तो रिफ्रैक्टेड एंगल इसको हम कह सकते हैं, कौन। तो जब दोस्तों इस ये क्या होता है दोस्तों, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई। यहाँ पे क्या बोला गया है, जया, कौन की जया यानी कि साइन आई, अपवर्तन कौन की जया मतलब साइन आई बट्टा परावर्तन कौन यानी कि अपवर्तन कौन की जया, अपवर्तन कौन की जया यानी कि साइन आर, साइन साइन आर। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। और ये इसी पर बेस्ड फॉर्मूला है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, अपवर्तनांक जिसको कहते हैं। ये म्यू क्या मतलब दर्शाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो अपवर्तनांक जिसको कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने की दोस्तों स्नेल्स लॉ सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किसी सामग्री के अपवर्तनांक सूचकांक को विभिन्न मीडियम के माध्यम में प्रकाश के डैश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी भी, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, यानी कि सी हमारा क्या दर्शाता है, प्रकाश की चाल। सी हमारा क्या दर्शाता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वैक्यूम में या किसी भी माध्यम में। और भी हमारा क्या है, माध्यम की चाल, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा उस माध्यम की चाल। तो ये मी इक्वल टू साइन, म्यू इक्वल टू दोस्तों सी बाई वी जो फॉर्मूला हमारा है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड से रहा है, क्या बोला यहाँ पे, यानी कि किसी सामग्री के अपवर्तनांक को विभिन्न मीडियम में प्रकाश के सापेक्ष प्रसार के साथ, यानी कि प्रकाश के सापेक्ष प्रकाश के साथ। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों म्यू हमारा किसके, प्रकाश के सापेक्ष के साथ कौन है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यानी कि प्रकाश के चाल के सापेक्ष कौन है हमारा, वेलोसिटी है। तो चाल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो ये हर किसी को मालूम होगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर का ऑप्शन है। माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, माध्यम के अपवर्तनांक के सूत्र की बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाय वी। तो सी हमारा क्या दर्शाता है? सी हमारा क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति की बात करें, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति दोस्तों चाहे वैक्यूम में हो चाहे हवा में हो, किसी में भी हो, प्रकाश की गति हमेशा क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। वैक्यूम या हवा पे कहीं भी बात कर लो। और नीचे क्या होता है? नीचे क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सिर्फ अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस आंसर को आराम से दे सकते हैं। क्या माध्यम में प्रकाश की गति है? क्या माध्यम में प्रकाश की गति है? क्या ऊपर क्या हमारा माध्यम में है ये? नहीं, ये तो हवा में होगा या तो वैक्यूम में होगा या तो निर्वात में। वैक्यूम मतलब निर्वात। तो क्या यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हवा में प्रकाश की गति, ठीक है, ये हो सकता है। और माध्यम में प्रकाश की गति का गुणनफल, तो क्या ये गुणनफल है? ये तो भागा में है, ये तो भागा में है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि गुणनफल मतलब गुना। सी और भी का गुना, तो गुना है क्या? नहीं है। हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का योग, तो क्या इसमें योग है क्या? बिल्कुल नहीं है। हवा में प्रकाश की गति का माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात, तो बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो अनुपात में है। सी अनुपात भी इसको कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे सी डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो देखिए दोस्तों, हम कुछ पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, उसको दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पदार्थ 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 की बात करें यहाँ पे दोस्तों, यानी कि पदार्थ कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पदार्थ का माध्यम, कि किस माध्यम से जाएगा, पदार्थ के माध्यम। और यहाँ पे क्या करेंगे? म्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो अपवर्तनांक, अपवर्त अपवर्तक अपवर्तनांक, अपवर्त अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? वायु के बारे में बोला गया है। तो वायु का जो होता है दोस्तों, वायु का होता है वो कितना होता है? 1.0003। इसको कैसे याद रखिएगा दोस्तों? ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया, तो हम कैसे जानेंगे कि 3 है? तो 3 के पहले 3 जीरो, वायु का जब होगा तो 3 के पहले 3 जीरो, तो वो हमारा किसका अपवर्तनांक होगा? वायु का होगा। किसका होगा? वायु का होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका याद रख सकते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों हम जल का, तो जल का भी पूछा जाता है। तो जल का कितना होता है? तो जल का 1.33 होता है। उसके बाद दोस्तों कांच का पूछा जाता है, या शीशा यानी कि लेड। तो कांच का कितना होता है? कांच का 1.52 के आसपास होता है। फिर अगला बात करें दोस्तों हम हीरा का पूछा जाता है, यानी कि डायमंड का। तो हीरा का कितना हो जाएगा? हीरा का 2.42 हो जाएगा, 2.242 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अपवर्तनांक हो गया। कुछ धातु, सॉरी, कुछ माध्यम या तत्व का अपवर्तनांक हो गया जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन? वायु का अपवर्तनांक। तो अब वायु का अपवर्तनांक हमने क्या बताया कि एक रहेगा, एक तो रहेगा, उसके बाद 3 के पहले 3 जीरो। तो एक जीरो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस अपवर्तनांक को निकालने का क्या है दोस्तों फॉर्मूला? यहाँ पे एक चीज और देखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात देखिएगा, अपवर्तनांक यानी कि म्यू जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? म्यू जो होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका, माध्यम में चाल का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हीरा का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो चाल हीरा में क्या होगा? चाल जो होगा वो कम होगा, इन सबकी तुलना में चाल कम होगा। किसकी चाल? प्रकाश की चाल कम होगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। चाल क्या होगा इसमें? कम होगा। सबसे प्रकाश की चाल अगर अधिक की बात करें दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक किसमें होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा किसमें? वायु में होगा। प्रकाश में सबसे, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक दिए गए में किसमें होगा सबसे अधिक? तो वायु का होगा। किसका होगा? वायु का होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट याद रखते हैं कि म्यू जो होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका माध्यम में चाल क्या होगा? कम होगा। क्या चीज? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला? किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए
अपवर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अपरिवर्तित मतलब क्या होता है, दो चीज हमने बताया दोस्तों। एक हमने बताया परावर्तित। परावर्तित मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चला जाता है, उसी माध्यम में चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? क्योंकि ये क्या है, परावर्तक सतह है और इसका डेंसिटी जो है इस मटेरियल का, डेंसिटी या घनत्व अधिक है। डेंसिटी या तो घनत्व क्या है, अधिक है। डेंसिटी या घनत्व क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। यानी कि ये प्रकार, ये क्या हो गया, हम परावर्तित हो गया। लेकिन एक क्या होता है, ये लाइट आता है और ये एक दूसरे के आर पार हो जाता है। क्या होता है? आर पार हो जाता है। तो इसमें से दोस्तों दो कंडीशन होता है, एक प्रकाश का डेंसिटी अधिक हो सकता है, प्रकाश का डेंसिटी कम भी हो सकता है। तो जिसका डेंसिटी अधिक होगा वो पार कर जाएगा और जो अधिक नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला गया है कि प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा, यानी कि प्रकाश घनत्व के द्वारा, यानी कि लाइट डेंसिटी के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, कि डेंसिटी के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, विरल दो चीज यहाँ पे होता है। एक क्या होता है, विरल माध्यम। हमने क्या मान लिया, ऊपर वाला क्या है, विरल है, और नीचे वाला क्या है, सघन है। एक कंडीशन हम और यहाँ पे मानेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला मान लेते हैं क्या है, सघन है, और नीचे वाला क्या है, विरल है। विरल का मतलब क्या होगा दोस्तों, रेयर मीडियम। सघन का मतलब क्या होगा, डेंसर मीडियम, डेंसर रेयर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लाइट हमारा क्या है, दोनों के केस में लाइट क्या होगा, पासिंग करेगा। लाइट क्या होगा, पासिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अभिलंब को खींचेंगे हम, अभिलंब को खींचेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब एक ही तल बिंदु पर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से सुनिएगा। ये हमारा क्या है, आपतित कौन है और ये परावर्तित या अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण या अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल बिंदु पर होता है। क्या होता है, एक ही तल बिंदु पर होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट हमारा क्या, इधर सीधा आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है, ये लाइट सीधा तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट सीधा ना जा करके, ये लाइट हमारा क्या था, ये सीधा इधर इस यहाँ पे ये सीधा आता, लेकिन ये नीचे क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम होने के कारण ये लाइट क्या होता है, इधर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर झुक जाता है और लाइट का जो स्पीड भी होगा वो कम हो जाएगा। वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नीचे की तुलना में कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, कम होगा, और सघन माध्यम का क्या होगा, अधिक होगा। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा तो स्पीड का, यानी कि जो लाइट का चाल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या, जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया। ये अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अभिलंब जिसे नॉर्मल भी कहते हैं, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, जिसे नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये जो किरण होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है, अगर विरल माध्यम से जाएगा तब। अब सघन माध्यम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, सेम प्रोसेस है। ये क्या है, सेम प्रोसेस है। ये भी हमारा क्या होना चाहिए था, इधर से जाना चाहिए था, लेकिन नीचे हमारा क्या है, विरल माध्यम है, और ऊपर क्या है, सघन माध्यम है। तो अब इसमें क्या करेगा, ये जो लाइट हमारा होगा ये अभिलंब से दूर चला जाएगा, क्योंकि डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा कम है। विरल माध्यम का डेंसिटी क्या है, कम है, और सघन माध्यम का डेंसिटी अधिक है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या होता है, दूर चला जाता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। जब सघन माध्यम का डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा, और विरल माध्यम का डेंसिटी कम होगा, तो ये अभिलंब से क्या होगा, किरण दूर हटेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। अभिलंब से क्या करेगा, ये दूर हटेगा। और यहाँ पे दोस्तों स्पीड भी क्या होगा, प्रकाश का बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है कि विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम से, सघन माध्यम में जाने पर तो ये जाना किधर चाहिए था, इधर चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुका है। ये किधर झुका है, अभिलंब की ओर झुका है, तो धीमी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, सघन माध्यम में जाएगा तो धीमी हो जाएगा। तो दो ऑप्शन यहाँ पे गति बढ़ जाएगी, वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि धीमी हो जाएगा। तो धीमी हो जाती है और अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो दोस्तों ये अभिलंब से दूर इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। तो ये अभिलंब से दूर नहीं झुकेगा, बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी सामग्री का एक टुकड़ा जिसमें एक या दो गोलाकार सतह होती है उसे डैश कहा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने लेंस देखा होगा। लेंस एक क्या होता है, दर्पण। ये हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। लेकिन लेंस में हमारा क्या होता है, ये अवतल है। अवतल जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्केव बोलते हैं, और ये क्या है, उत्तल है।
उत्तल अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव, उत्तल को कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें दो लेंस कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है, यानी कि ये इस प्रकार से होता है अवतल लेंस। और उत्तल दर्पण की बात करें, सॉरी उत्तल लेंस का, तो ये लेंस है, ये क्या है? लेंस है, ये हमारा दोनों लेंस है। तो ये अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये बीचों बीच में ये इस प्रकार से होता है विभक्त के टाइप में, तो ये दो दो टुकड़े के रूप में दिखाई देगा। क्या होगा? लेंस जो होता है दो दो टुकड़े के रूप में दिखाई देता है, लेंस दो दो टुकड़े के रूप में दिखाई देता है। तो क्या बोला यहाँ पे, दो गोलाकार सतह होती है, तो दो गोलाकार सतह, एक सतह देखिए, एक सतह इधर से हो गया और एक सतह इधर से हो गया, इसमें भी एक सतह इधर से एक सतह इधर से, तो दो दो भाग में दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये कौन क्या चीज हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है, डैश लेंस माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को देखिए, सबसे पहले हम अवतल लेंस का चित्र बनाते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस हो गया ये, अवतल लेंस से जितने भी लाइट जो होगा दोस्तों, ये लाइट इधर से गया, फिर ये लाइट इधर से जाके इधर, और ये पीछे जाके ये रिफ्लेक्ट होता है, ये पीछे जाके जब होता है, यानी कि सभी लाइट को क्या करेगा? ये फैला देता है, सभी लाइट को क्या करेगा? ये फैला देगा। तो जब सभी लाइट को फैला देता है तो यानी कि डाइवर्ज कर देता है, जैसे एक किरण इधर से भी आया तो ये भी, ये इधर जाके ये काल्पनिक होगा और वास्तविक में लाइट इधर से चला जाता है। तो ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है? ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को, प्रकाश को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। तो जब डाइवर्ज कर देता है तो इसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बोलेंगे। जब लाइट को डाइवर्ज कर देता है तो डाइवर्जिंग बोलेंगे, या तो हिंदी में इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अवतल दर्पण की भी बात करेंगे तो अवतल दर्पण में क्या होता है? ये लाइट जब इधर से जाता है तो ये लाइट को क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। तो उसे भी क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये क्या हमारा उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस से जब प्रकाश की लाइट जाएगा तो ये लाइट को क्या करेगा? एक जगह पे एक जगह पे मतलब यानी कि कन्वर्ज करेगा, यानी कि एक ही जगह पर मिलाएगा। क्या करेगा? कितना भी लाइट जाएगा ये एक जगह पर मिलाने का प्रयास करेगा, यानी कि एक जगह पर कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग कहलाएगा, यानी कि सभी लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो सभी लाइट को जब कन्वर्ज कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग कहलाएगा, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे अवतल लेंस बोला गया, तो अवतल लेंस क्या कर रहा है? लाइट को फैला रहा है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। तो यहाँ पे अपसारी लेंस कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर का। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण अपवर्तन के बाद डैश, अपवर्तन के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है? एक उत्तल लेंस है, और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारा क्या होगा दोस्तों? बीच का ध्रुव केंद्र होगा। क्या होगा? ध्रुव केंद्र होगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, या तो ओ या तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जब लाइट होगा दोस्तों, लाइट क्या होगा? जब यहाँ से बीचों बीच से पास करेगा, जब ये लाइट बीचों बीच से पास करेगा तो ये बिना विचलन का, या तो ना तो ये डाइवर्ज करेगा ना तो कन्वर्ज करेगा, ये सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही निकल जाएगा। ये क्या करेगा? सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ निकल जाएगा, ये कहीं पे विचलित नहीं होगा। ये क्या होगा? किसी तरह से विचलित नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें भी जब लाइट ध्रुव से या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो ये भी कहीं पे विचलित नहीं होगा, कोई भी लेंस हो। तो यहाँ पे क्या बोला, यानी कि गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? वो सीधी रेखा में चला जाता है बिना विचलित हुए, तो दूसरे प्रमुख फोकस के माध्यम से गुजरता है, यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। वक्रता के केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता के केंद्र से गुजरती है, यानी कि सी से गुजरती है, यहाँ से वक्रता केंद्र से, तो ये कोई मतलब नहीं है। प्रमुख अक्ष के समांतर हो जाती है, बिना किसी विचलन के निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। या तो दोस्तों ये इधर से जाएगा, या तो दोस्तों लाइट यहाँ से, लाइट हो सकता है कि यहाँ से भी अगर इधर से चला जाए तो ये बिना, यानी कि मेन इस पॉइंट से गुजरना चाहिए। अगर इस पॉइंट से गुजरता है तो ये भी लाइट सीधे चला जाएगा, कहीं नहीं मूव करेगा, ये बिना विचलित किए चला जाएगा। तो ये लाइन दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट चला जाएगा बिना विचलन का। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो, सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के बाद उभरे हुए, उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश की किरण डैश होगी, प्रकाश की किरण डैश होगी। तो देखिए दोस्तों, अवतल लेंस की बात कहा गया, तो ये हमारा क्या है? अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जितने भी लाइट जो आता है दोस्तों अपवर्तन के बाद, अपवर्तन कहने का मतलब क्या है? लाइट पास कर जाएगा। क्या करेगा? पास कर जाएगा। तो अपवर्तन के बाद जैसे कि लाइट इधर से मान लें आ रहा है तो ये अपवर्तन होगा, ये लाइट क्या है? यहाँ से आया, फिर ये अपवर्तन के बाद क्या होता है? सीधे पैरेलल चला जाता है। क्या होता है? ये इस प्रकार से आएगा, ये लाइट अगर इधर से आया और यहाँ पे अपवर्तन के बाद ये सीधे समांतर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? समांतर चला जाएगा, प्रमुख अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रमुख अक्ष के समांतर, यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक
अधिवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और यहाँ पे जो होगा इसको इसको हम क्या बोलेंगे, 2F1, और इसको क्या बोलेंगे, 2F2, इसको क्या बोलेंगे, 2F2। तो जब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2F2 से परे, 2F2 से परे, परे का क्या मतलब है दोस्तों, है ना कि आगे 2F2 कहाँ पर, यहाँ पे, तो इससे परे कहीं हमको यहाँ पे कहीं चित्र बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बता ही देता हूँ मैं। जब वस्तु को इन्फाइनाइट पे रखा जाएगा, अनंत पर, तो अनंत पर यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु एक रखा गया है, कोई वस्तु क्या है, एक नंबर का रखा गया है, कहाँ पर, एक नंबर पर रखा गया है। तो वस्तु एक नंबर पर जब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे, यानी कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फाइनाइट पे है तो ये फोकस पर बनेगा, यानी कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब एक नंबर पे बनेगा, यानी कि फोकस पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नाम को दोस्तों कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे F1, इसको F1 ही रखते हैं, इसको F1 ही रखते हैं, लेकिन इसको 2F1 कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे, ये हमारा F2 रखेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, F2 रखेंगे। और ये सॉरी, ये भी F2 होगा, लेकिन ये 2F2 कहलाएगा, ये क्या होगा, 2F2 कहलाएगा। तो जब वस्तु को क्या यहाँ पे 2F1 यानी कि अनंत पे रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक फोकस पे F2 पे बन रहा है, क्या बन रहा है, F2 पे बन रहा है। अगर इसका प्रतिबिंब यानी कि वस्तु को इस इन्फाइनाइट और F1 के बीच में रखा जा रहा है, यानी कि वस्तु को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब इस F1 और F2 यानी कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। यानी कि दोस्तों इधर खिसकते जाएगा, उसी प्रकार प्रतिबिंब बनता जाएगा। यहाँ पे अगर वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो ये 2F2 पर 3 नंबर का प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। और ये सारा का सारा क्या होगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ये होगा। जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा 2F2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, यानी कि 2F2 से परे, 2F2 से परे बनेगा, यानी कि 4 नंबर का प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को यहाँ पे हमने रखा था तब 4 नंबर का, और वस्तु को जब F1 पर रखेंगे 5 नंबर पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। लेकिन जब वस्तु को F1 और यहाँ पे इस फोकस या पोल या धुर के बीच रखेंगे 6 नंबर का प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पीछे कहीं बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि 6 नंबर का प्रतिबिंब इधर ही पीछे रिफ्लेक्ट होकर के बनेगा। उसी प्रकार ये हमारा क्या था दोस्तों, उत्तल लेंस का था, उत्तल लेंस का था। उसी प्रकार दोस्तों अवतल दर्पण में भी सेम एग्जैक्ट एग्जैक्ट बनता है, अवतल दर्पण में भी एग्जैक्ट बनता है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2F2 से परे एक अभिवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी कि 2F2 से परे, यानी कि इस 2F2 से परे क्या है हमारा, ये 4 नंबर का है, इस 4 नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो 4 नंबर का वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, F1 और 2F1 के बीच रखा गया है, F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ये 4 नंबर का। तो F1 और 2F1, F1 और 2F1 यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेंस सूत्र डैश है, तो देखिए दोस्तों 2 सूत्र होता है, एक होता है मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और दूसरा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, दूसरा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दोनों क्या है, सेम ही है, एक ही जैसा है। तो अब ऑप्शन को देखिए, लेंस फॉर्मूला यानी कि 1/f इक्वल टू या तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/v 1/u है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, 1/v माइनस 1/u यानी कि बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन डैश के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों आवर्धन क्षमता 2 प्रकार का होता है। आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, आवर्धन या तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन या मैग्निफिकेशन जो होता है दोस्तों लेंस के लिए अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले हम दर्पण के बारे में बात करेंगे, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण, और दूसरा क्या करेंगे, लेंस, दूसरा लेंस। तो जो दर्पण का होता है दोस्तों वो क्या होता है, माइनस v/u होता है, क्या होता है, माइनस v/u होता है। और लेंस का जो होता है वो v/u होता है, क्या होता है, v/u यानी कि v/u होता है, v/u होता है। अब ऑप्शन को देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक लेंस का, तो लेंस का हमारा क्या होगा, v/u, तो u/v माइनस वाला तो होगा ही नहीं, यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसी को, इसको किससे दर्शाया जाता है, m द्वारा दर्शाया जाता है,
एम द्वारा, या तो दोस्तों इसको एक चीज से और दर्शाया जाता है, आवर्धन क्षमता की बात करें, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम चीज, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें साइन का कोई झमेला नहीं होता है, लेंस में साइन का कोई झमेला नहीं होता है, लेकिन इसमें झमेला, इसमें क्या होता है, माइनस भी बाय, यानी कि भी बाय यू में क्या होता है, साइन का झमेला होता है, इसमें कोई झमेला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए जिससे यह लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छवि का प्रमाण कर सके। अवतल लेंस की बात किया गया, तो देखिए दोस्तों, अवतल लेंस, अवतल अवतल अव, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, फोकस हमेशा क्या होगा दोस्तों, इसमें नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। और उत्तल लेंस हो या दर्पण, उत्तर लेंस हो या दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या लेंस, इसमें फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, अवतल लेंस की फोकल लंबाई क्या है, तो हमने क्या बोला, अवतल लेंस है, तो लेंस अवतल हो या दर्पण, यानी कि दर्पण अवतल हो या लेंस हो, यानी कि दर्पण में या लेंस में अवतल अगर है तो फोकस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, फोकस क्या होगा, नेगेटिव में लेंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और वस्तु को अगर, और वस्तु को दोस्तों, वस्तु को जहां पे भी रखना चाहिए तो यू हमेशा नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पे यू दिया नहीं गया है, दिया नहीं गया है, जिससे लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छवि प्रतिबिंब बने। तो ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है, तो यहाँ पे भी बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो अवतल लेंस में दोस्तों अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या बनता है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड बनता है, तो इसका भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि इमेज भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो अब हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस का फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय यू। तो एफ बराबर हमारा कितना है, एफ बराबर हमारा कितना है दोस्तों, एफ बराबर 1 बाय माइनस 50, और ये इमेज है, यानी कि 1 बाय भी इक्वल टू कितना है, 1 बाय माइनस 10, यानी कि 1 बाय यू। अब यहाँ पे अगर आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 बाय माइनस 15 बराबर, इस भी को अगर इस पार ले जाते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बाय 10 इक्वल टू 1 बाय ये अभी भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि माइनस 2, ये माइनस है तो माइनस जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 या 30, यहाँ पे 30 बराबर माइनस 1 बाय यू। अब यहाँ पे 3 में कितना जाएगा, 3 में 2 चला जाएगा तो 1, यानी कि 1/30 बराबर 1 बाय यू, यानी कि यू बराबर कितना होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर होगा। और यू हमेशा दोस्तों नेगेटिव में ही होता है, यू अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, जहां पे भी रखेंगे हमेशा इसका क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी के लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है, तो देखिए दोस्तों, चाहे पावर ऑफ लेंस या फोकस की क्षमता कुछ भी बोले, तो वो क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। और f इक्वल टू बात करें तो f बराबर 1/p होता है, तो दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या तो p इक्वल टू 1/f या तो f इक्वल टू 1/p रहेगा। और हाँ दोस्तों, p पावर ऑफ लेंस को किस में मापा जाता है, डायऑप्टर में नापा जाता है, डायऑप्टर, किसमें, डायऑप्टर में मापा जाता है। और पावर हमेशा किसमें होगा, मीटर में होगा, क्या होगा, हमेशा मीटर में होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, लेंस की क्षमता किसके द्वारा, P इक्वल टू 1/f, तो P इक्वल टू 1/f कौन सा ऑप्शन, बी नंबर का, बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रा क्या है, अभी हमने बताया दोस्तों कि लेंस का क्या होता है, डायोप्टर होता है, मीटर दूरी का, वाट शक्ति का, हॉर्स पावर, ये भी हमारा क्या है, ऊर्जा का है, एनर्जी का है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अभी हमने बताया दोस्तों, चाहे अवतल दर्पण हो, अवतल एक देखिए देखिए दोस्तों, मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु को जब भी लेफ्ट साइड में रखेंगे, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, कार्टेशियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ऊपर दाएं तरफ जाते हैं तो ये प्लस होता है, बाएं तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो जो भी यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं जीरो है, क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो इसके बाएं तरफ जो भी चीज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यू को हमेशा कहाँ पे रखा जाता है, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ रखा जाता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकस की बात करें तो ये फोकस भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर इसका दर्पण, इसका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो हमेशा लेफ्ट साइड में इसका प्रतिबिंब बनता है। एक एक केस होता है जब ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, वो हम दोस्तों देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फोकस भी क्या होगा, माइनस में होगा, और यू तो माइनस में होगा, भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। और उत्तल लेंस का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, लेंस की क्षमता, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो,
फोकस अगर लेफ्ट साइड है तो वो माइनस में ही होगा। अगर किस लेंस में माइनस की बात किया तो अवतल लेंस हम बता दिया था कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस, दोनों में फोकस क्या होता है, माइनस होता है। क्षमता ये ऋणात्मक हो, क्षमता हो चाहे थी कुछ भी हो, माइनस में होगा, क्योंकि क्षमता किस पे डिपेंड करता है, पावर ऑफ लेंस फोकस पे। तो फोकस अगर नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है फोकस तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे स्कैन करके जा सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।